everyone, welcome back to my channel. So today is part 4 of our NORCIT mini mock test practice. So in today's video basically हम congestive heart failure से related MCQ practice करेंगे. Like direct questions होंगे and थोड़े से like priority हो गया और scenario based भी होगा. So like मिक्स क्वेश्चन है एंड टोटली बेस्ड ऑन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है ना. सो आज हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे. इससे रिलेटेड सारे के सारे जो मोस्ट ऑफ द जो एमसीक्यू पूछ सकते एग्जाम में तो वो हम करने वाले हैं. एंड दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच मैकेनिज्म इज प्राइमरीली responsible for pulmonary congestion in the left side heart failure. Okay, so as you already know हमने हार्ट फेलियर ऑलरेडी पढ़ रखा है. सो हार्ट फेलियर अगर आपने पढ़ रखा है सो आपको पता होगा एक हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर होता है और एक हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, राइट. सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही प्रॉपर. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ब्लड है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टा के थ्रू पूरा ऑल ओवर द बॉडी में जाती है, ठीक है ना. सो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो जो ब्लड है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टा टू ऑल ओवर द बॉडी में नहीं जा पाएगी. तो ब्लड कहाँ रहेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में रहेगी. एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड वापस से कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में जाएगी. एंड देन लेफ्ट एट्रियम से वापस से वो ब्लड कहाँ जाएगी, पल्मोनरी वेन में जाएगी, पल्मोनरी वेसल्स में जाएगी, पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएगी, है ना. तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो पल्मोनरी कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, पल्मोनरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा. ऑफ कोर्स वो इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में गया, देन पल्मोनरी वेन्स में जाएगी, देन अगेन हमारा पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएगा एंड वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज है लेट्स सपोज एंड ये हमारी एल्वुलाई है, राइट. सो फ्लूइड कहाँ लीकेज होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो बढ़ गया ना, तो फ्लूइड कहाँ लीक हो जाएगा इनटू द एल्वुलाई में. सो एल्वुलाई में क्या भर जाएगा, फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा एंड जिसकी वजह से क्या होगा, लंग कंजेशन होगा जिसको हम पल्मोनरी कंजेशन बोलते हैं. तो अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है तो कौन सा सिम्टम्स दिखेगा, लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स भी दिखेगा. क्यों, क्योंकि लंग्स में कंजेशन हो गया है, लंग्स में पानी भर गया है, एल्वुलाई में पानी भर गया है तो लंग कंजेशन होगा. तो आपको लाइक डिस्पनिया हो गया, ऑर्थोपनिया हो गया, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन हो गया, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया हो गया, सैचुरेशन डिक्रीज हो जाएगा, टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा. तो ये सारे सिम्टम्स दिखने को मिलेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है ना. तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने पूछा है कि कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है फॉर पल्मोनरी कंजेशन इन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर. तो कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हुआ, अब बताओ आप. डिक्रीज सिस्टेमिक वीनस रिटर्न. क्या सिस्टेमिक वीनस रिटर्न इज द ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व है. सुनो, तो सिस्टेमिक वीनस रिटर्न कब डिक्रीज होगा, जब हमारे वीनस रिटर्न कब कम होगा, जब फ्लूइड कम होगा, मतलब कि लेट्स सपोज हाइपोवोलेमिया हो रखा हो, हाइपोवोलेमिक शॉक हो रखा हो, सो ऑफ कोर्स वीनस रिटर्न कम होगा, है ना. सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, ये मैकेनिज्म नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना. बैकवर्ड प्रेशर इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड हमने यही बोला क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है तो वो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी, तो लंग कंजेशन होगा. तो बैकवर्ड प्रेशर इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज द बेसिकली मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर. थर्ड पढ़ लेते हैं, इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड. सो बेसिकली इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड कहाँ पे होता है, राइट साइड हार्ट फेलियर में होता है. सो बेसिकली प्रीलोड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीलोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. सो प्रीलोड ऐसे समझो, प्रीलोड मतलब कि जो हमारा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले उसमें कितना ब्लड फिल हुआ, दैट इज प्रीलोड. लोड होने से पहले मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले उसमें कितना लोड है, कितना ब्लड फिल है, दैट इज द प्रीलोड. तो जो हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि राइट साइड हार्ट फेलियर में जो प्रीलोड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, इंक्रीज हो जाती है. सो इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड कहाँ पे होगा, राइट साइड हार्ट फेलियर में होगा. ये मैकेनिज्म कहाँ इन्वॉल्व है, राइट साइड हार्ट फेलियर में इन्वॉल्व है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में इन्वॉल्व नहीं है. सो ये भी गलत है, ये भी गलत है. डी उन्होंने क्या बोला, डी उन्होंने बोला है कि रिड्यूस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन. सो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन से रिलेशन क्या है कि देखो, एल्डोस्टेरोन फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है. तो अगर एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन रिड्यूस होगा तो सोडियम एंड
वाटर का रिटेंशन कम होगा। सो अगेन दिस इज नॉट रिलेटेड विथ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, सो ये भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। सो आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि जो प्रेशर है, जो ब्लड है वो बैक कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है। बैकवर्ड ब्लड, जो ब्लड है बैक कहाँ जा रही है, इन द लंग्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट लंग में कंजेशन हो रहा है, पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, क्योंकि प्रेशर, जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो गई है, राइट। सो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ पेशेंट विथ नोन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट। पेशेंट किस चीज का है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, कम्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है वो विथ सीवियर डिस्पनिया। ओके, सो सीवियर डिस्पनिया है, फ्रोदी पिंक स्पूटम है, टेकिपनिया हो रखा है, एंड सैचुरेशन 82 है ऑन रूम एयर। आई बात समझ में कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और ये सारे प्रॉब्लम के साथ कहाँ पे आता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है। देन व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। सो आप क्या करोगे जब आपके यहाँ पे आपके इमरजेंसी में ऐसा पेशेंट आता है विद दिस कंप्लेंट, व्हाट यू विल डू फर्स्ट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इन्होंने क्या बोला, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ईडी में आता है, सीवियर डिस्पनिया हो रखा है, पिंक फ्रोदी स्पुटम है, रेस्पिरेटरी 36 है, सैचुरेशन 82% है ऑन रूम एयर। इट मीन्स पेशेंट किस चीज का है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का है। एंड वो पेशेंट किस, जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है, जो पेशेंट का सिम्टम्स, जिस सिम्टम्स के साथ पेशेंट आया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो रखा है, राइट। क्योंकि पल्मोनरी एडिमा में तो यही होगा ना, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी कंजेशन हो रखा है, लंग्स में पानी पूरा फिल हो रखा है। सो डिस्पनिया होगा, पिंक फ्रोदी स्पुटम होगा, सैचुरेशन डिक्रीज होगा, टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, है ना, सारे सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होगा, है ना। सो पेशेंट लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का है, पिंक पल्मोनरी एडिमा का है, इतना आपके बात आ जानी, समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है ना। सो कभी भी अगर पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट अगर आपके पास आता है, सो व्हाट्स योर प्रायोरिटी। सो सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करते हैं, पोजिशनिंग देते हैं। द फर्स्ट एक्शन क्या है, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली होगा, फटाफट होगा, बट द फर्स्ट इज दैट यू हैव टू गिव द पोजीशन। पोजीशन क्या देना है, पोजीशन आपको देना है हाई फॉलर पोजीशन देना है विथ लेग डेंगलिंग, है ना। लेग डेंगलिंग मतलब कि पेशेंट प्रॉपर ऐसे सिट करेगा और लेग जो है वो नीचे डेंगल होगा, सो दैट वीनस रिटर्न है ना वो कम हो। वीनस रिटर्न कम होगा, कम ब्लड राइट साइड पे आएगा, प्री लोड कम होगा, तो ऑफकोर्स लंग्स में भी पानी कम, लंग्स में भी ब्लड कम जाएगा, फिर थोड़ा लंग्स में कंजेशन थोड़ा कम होगा, है ना। इसलिए हम हाई फॉलर देते हैं विथ लेग डेंगलिंग पोजिशन, है ना। दिस फर्स्ट पोजिशनिंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हम क्या देंगे, पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन क्यों देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स पल्मोनरी एडिमा है, जो एल्विलाई है उसमें पानी भरा हुआ है। सो बेसिकली जो एल्विलाई है वो हमारे गैसोस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन को देता है ब्लड को, एंड ब्लड से CO2 लेता है। बट यहाँ पे एल्विलाई में पानी भर गया तो वो गैसोस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा प्रॉपर वे में, है ना। थोड़े बहुत एल्विलाई ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो ऑफकोर्स पेशेंट का जो सैचुरेशन है वो कम होगा। तो हम क्या देंगे, पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे, है ना। पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोक्सीमिया, राइट। सो हम ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, तो बेसिकली हम क्या देते हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मास्क देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क से उतना पेशेंट का सैचुरेशन इंप्रूव नहीं होगा, तो हम NIV मास्क लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स विद डॉक्टर्स ऑर्डर हम पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे, है ना, क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, सो एक्सेस फ्लूइड को हमें रिमूव करना है थ्रू यूरिनरी सिस्टम, है ना। सो यूरिनरी सिस्टम से हमें एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करना है, डायूरेटिक देंगे। प्लस हम पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं, मॉर्फिन भी देते हैं टू डिक्रीज प्री लोड, टू डिक्रीज आफ्टर लोड, सो दैट हार्ट पर कम वर्क लगे, कम वर्क करना पड़े हार्ट को, है ना। सो हम डायूरेटिक्स देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं, मॉर्फिन देते हैं, ये सब कुछ हम डॉक्टर्स के ऑर्डर पे देते हैं। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट कि कभी भी अगर पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट आपके पास आता है, सो यू हैव टू गिव अ पोजीशन, दैट इज द हाई फॉलर विथ लेग डेंगलिंग पोजीशन एंड गिव ऑक्सीजन, राइट। देन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्होंने बोला है व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एडमिनिस्टर IV फ्यूरोसिमाइड, यस देंगे, ऑफ कोर्स देंगे, डायूरेटिक्स तो देने ही देने हैं, बट इट इज नॉट आवर प्रायोरिटी। एंड सेकंड थिंग कि ये हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे देंगे, खुद से नहीं देंगे, ठीक है। प्लेस पेशेंट इन हाई फॉलर पोजीशन, यस दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अदर पढ़ लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड, ऑफ कोर्स हमें ओरल फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, क्योंकि और ज्यादा हम वॉल्यूम ओवरलोड पेशेंट को नहीं कर सकते हैं। यस वी डू, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज
प्लेस द पेशेंट इन हाई फॉलोड पोजीशन। डी ऑब्टेन अ चेस्ट एक्सरे, यस ये भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ए भी करेंगे, बी भी करेंगे, सी भी करेंगे, डी भी करेंगे, ऑल आर ट्रू फॉर पल्मोनरी एडिमा, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट यू हैव टू गिव द पेशेंट इन हाई फॉलोड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन देना है, देन पेशेंट को हमें ऑक्सीजन देना है, उसके बाद वो सारी चीजें करेंगे, एक्सरे करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, मॉर्फिन देंगे, एंड ऑल जो भी डॉक्टर्स बोलेगा सब कुछ करेंगे, बट द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू गिव हाई फॉलोड पोजीशन विथ लेग टेंगलिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, बिफोर आंसरिंग मी ट्राई करो कि आप पहले आंसर करो, इससे बहुत बेस्ट रहेगा कि लेट्स सपोज अगर आप आंसर करते हो तो आपको एक मोटिवेशन आएगा कि चलो मुझे आता है, एक अलग सा मोटिवेशन आता है। सेकंड थिंग कि लेट्स सपोज अगर गलत हो गया तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो कि मेरा इस वजह से गलत हुआ था, तो ट्राई करो कि मेरे आंसर से पहले आप खुद आंसर दो, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज पेशेंट विथ राइट साइड हार्ट फेलियर। तो अभी हमने जो दोनों क्वेश्चन किए वो रिलेटेड टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर था, अब हम राइट साइड हार्ट फेलियर पे आते हैं। A patient with right side heart failure present with bilateral pedal edema। पेशेंट को क्या है, pedal edema है, क्यों है आगे मैं बताऊंगी। Distended neck veins है, हेपेटोमेगेली है, which finding requires immediate nursing attention। तो सबसे पहले देखो, अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा, लंग कंजेशन होगा, क्योंकि फ्लूइड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो लंग कंजेशन होगा, तो जो सिम्टम्स ज्यादातर होंगे ना अपीयर्स, वो रिलेटेड टू लंग्स होगा, ठीक है। बट इन राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, सो जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस से कहाँ जा रही है, राइट एट्रियम में जा रही है, एंड देन अगेन कहाँ जा रही है, सिस्टेमिक में जा रही है। तो वो लाइक हमारे पीडल मतलब कि साइटिस के फॉर्म में फ्लूइड जमा हो रहा है पेरिटोनियल कैविटी में, लिवर इनलार्ज हो रही है, जैसे हिपैटोमेगाली हो रही है, जो जुगुलर वेनस डिस्टेंडेड हो रही है, तो मतलब कि सिस्टेमिक में सारा का सारा फ्लूइड कंजेस्टेड हो रहा है ना। लेफ्ट साइड में कहाँ पे सारा फ्लूइड कंजेस्टेड हो रहा है, इन लंग्स में। राइट साइड में कहाँ पे सारा फ्लूइड कंजेस्टेड हो रहा है, इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो असाइटिस होगा, हिपैटोमेगाली होगा, पीडल एडिमा होगा, जुगुलर वेनस डिस्टेंडेड होगा, ठीक है ना। सो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला कि वही है, राइट साइड हार्ट फेलियर का पेशेंट है, क्रोनिक ही होगा, तभी के लिए उसको ये बायलेटरल पीडल एडिमा है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स है, हिपैटोमेगाली, सब कुछ है। बट उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि विच फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग अटेंशन। इनमें से कौन सी फाइंडिंग आपको एकदम लाइक थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, आपको इमीडिएटली आपको इंटरवेंशन के लिए सोचना है। सो देखो, इमीडिएट नर्सिंग अटेंशन बोले इट मीन्स कि समथिंग जो न्यू, कुछ न्यू मतलब कि कुछ न्यू सिम्टम्स या फिर कुछ ऐसा सिम्टम्स अपीयर हुआ है जिसमें पेशेंट का कंडीशन और वर्स हो सकता है, पेशेंट जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में जा सकता है ना। सो वैसा एक्शन हमें बेसिकली देखना है। सो ए क्या है, ए है कि वेट गेन ऑफ 2 kg इन 2 days। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब कि 2 kg मतलब अप्रोक्स 2 लीटर पेशेंट का मतलब 2 kg मतलब कि 2 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड पेशेंट के अंदर एक्यूमुलेट हो गया इन जस्ट 2 days में, है ना, इन जस्ट 2 days में। आप सोच सकते हो मतलब 2 दिन में पेशेंट के अंदर 2 लीटर फ्लूइड एक्यूमुलेटेड होता जा रहा है, मतलब कि वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही ओवरलोड हो रहा है, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, एंड वो सारा वॉल्यूम कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, बॉडी फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेट गेन एडिमा के फॉर्म में, ठीक है ना। ठीक है, सो ये हो गया। बी उन्होंने क्या बोला है कि एंकल एडिमा है इन द इवनिंग। सो इन द इवनिंग ऑलरेडी उसको बायलेटरल पीडल एडिमा है एंड इन द इवनिंग एंकल एडिमा है, सो इट्स लाइक नॉर्मल है, क्रोनिक राइट साइड हार्ट फेलियर का पेशेंट है, सो एंकल एडिमा इन द इवनिंग इट्स लाइक थोड़ा बहुत नॉर्मल है, इतना अटेंशन की जरूरत नहीं है। सी उन्होंने क्या बोला है, माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सो माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर क्रोनिक राइट साइड हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा तो असाइटिस होगा, जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा होगा, सो असाइटिस होगा, सो माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, दैट्स आल्सो लाइक नॉर्मल थोड़ा है। नॉक्चूरिया, सो नॉक्चूरिया इज नॉर्मल। नॉक्चूरिया इवन क्या है, दिस इज अ कॉम्पनसेटेड मैकेनिज्म है कि पेशेंट नाइट में जब सोएगा तो मे भी हो सकता है कि जो हार्ट है वो थोड़ा फंक्शनिंग हो जाए, तो फंक्शनिंग होगा तो जो फ्लूइड है वो प्रॉपर सर्कुलेट होगा, किडनी के पास जाएगा, परफ्यूजन किडनी को एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यूरिन आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा इन द नाइट। सो दैट इज द कॉम्पनसेटेड मैकेनिज्म एंड दिस इज नॉर्मल, ठीक है ना। सो इसमें एबनॉर्मल क्या है, ए बी और सी एबनॉर्मल है, एंड इसमें से भी उन्होंने क्या बोला है कि इमीडिएट नर्सिंग अटेंशन कौन से फाइंडिंग में आपको देना है। सो दैट इज आंसर ए, वेट गेन। देखो एंकल एडिमा इन इवनिंग इट इज ऑल्सो लाइक
फॉर क्रोनिक राइट साइड हार्ट फेलियर का पेशेंट है, एंकल एडिमा इन इवनिंग इज नॉर्मल, माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज ऑल्सो नॉर्मल। बट देखो यहाँ पे 2 लीटर फ्लूइड इन जस्ट 2 डेज में हो गया, मतलब कि सीवियर वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है पेशेंट को, है ना। पेशेंट का जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो सकता है अगर आपने टाइमली मैनेज नहीं किया तो, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है। सो ए क्या है, ए में आपको इमीडिएट अटेंशन देना है, आपको देखना है कि राइट साइड हार्ट फेलियर और ज्यादा वर्स हो रही है, जो राइट वेंट्रिकल है और पूरा फेल तो नहीं हो गया है, तभी तो इतना ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेटेड हो रहा है। सो ए इज द इमीडिएट नर्सिंग अटेंशन, इसको नीड है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, ए। Coming to fourth question, diuretics are prescribed in congestive heart failure primarily to, so देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बेसिकली क्या हो रहा है, लंग कंजेशन हो रहा है या फिर सिस्टेमिक कंजेशन हो रहा है, या तो लंग्स में फ्लूइड भर रहा है या फिर हमारे सिस्टेमिक में लाइक हिपेटोमेगाली, एसाइटिस, हमारे सारे एंकल्स में फ्लूइड भर रहा है ना। सो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेटेड हो रहा है ना। सो हम ऑफ कोर्स क्या देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं एज अ मैनेजमेंट ऑफ दिस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। पेशेंट को डायूरेटिक्स दिया जाता है, लाइक फ्यूरोसिमाइड हो गया, ठीक है ना। सो बेसिकली हम डायूरेटिक्स क्यों देते हैं, टू इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, क्या हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए देते हैं, सो आंसर इज नो। डायूरेटिक कभी भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज नहीं करता है। डायूरेटिक बेसिकली जो एक्सेस फ्लूइड है, जो एक्सेस बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा है, उसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है विया यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, किडनी के थ्रू एक्सेस फ्लूइड को निकालता है, एलिमिनेट करता है। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बेसिकली वो इंक्रीज नहीं करता है। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को आइनोट्रोप्स इंक्रीज करते हैं, है ना, आइनोट्रोप्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डिजॉक्सिन इंक्रीज करता है, ये हमारे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, डायूरेटिक्स नहीं करता। सो ए इज गलत। बी क्या है, रिड्यूस फ्लूइड ओवरलोड एंड प्रीलोड, यस। जो एक्सेस फ्लूइड है वो इंक्रीज है, एंड वो फ्लूइड फिर वापस से वीनस रिटर्न होकर हमारे राइट साइड में आ रहा है, हमारे वेंट्रिकल्स में आ रहा है, सो प्रीलोड भी इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली हम फ्लूइड ओवरलोड को कम करने के लिए, प्रीलोड को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सी पढ़ते हैं, लोअर हार्ट रेट, अगेन नो। डायूरेटिक्स हार्ट रेट को लो नहीं करते हैं, बेसिकली डिजॉक्सिन देते हैं फॉर दैट। डिजॉक्सिन क्या करते हैं, डिजॉक्सिन या फिर बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। इंप्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, सो इट इज ऑल्सो नॉट, सो ये भी गलत हो गया। सो आंसर क्या होगा, बी। डायूरेटिक्स बेसिकली क्या कर रहा है, फ्लूइड ओवरलोड को कम कर रहा है, जिसकी वजह से प्रीलोड कम हो रहा है, एंड हार्ट जो है, हार्ट का जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो रहा है, एंड हार्ट जो है एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, बी। Coming to the fifth question, a congestive heart failure patient on digoxin, अब सबको पता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो पेशेंट है उसमें जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। सो डिजॉक्सिन दिया जाता है। डिजॉक्सिन क्या करता है, इट इज पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स है एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉप्स है। नेगेटिव क्रोनोट्रॉप्स का मतलब है कि हार्ट रेट को ये कम करेगा एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। सो डिजॉक्सिन हम दे रहे हैं, एंड डिजॉक्सिन देने के बाद क्या रिपोर्ट होता है कि पेशेंट को नोजिया हुआ है, नोजिया एंड वॉमिटिंग लग रहा है, एंड ऑल्सो येलो ग्रीन कलर का उसको हेलुसिनेशन सा लग रहा है ना, येलो ग्रीन कलर ऐसा लग रहा है। पल्स जो है वो 52 पर मिनट है। तो व्हाट शुड नर्स डू फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस डिजॉक्सिन हो गया, लिथियम हो गया, है ना, ये कुछ ड्रग्स जो है ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। सो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी आपने सुना होगा। सो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो है, द अर्लीस्ट साइन क्या होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, दिस इज द अर्लीस्ट साइन, ये याद करना है आपको। अर्लीस्ट टॉक्सिसिटी साइन क्या है, दैट इज नोजिया, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया, ठीक है ना। उसके अलावा एक जेंथोप्सिया भी होता है। जेंथोप्सिया दैट इज द येलो ग्रीन हेलुसिनेशन होता है, ब्लर विजन पेशेंट को होता है, ठीक है ना। पेन, मसल वीकनेस होता है, हाइपोकेलेमिया हो सकता है ना, ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ये सारे टॉक्सिसिटी है, ठीक है ना। सो देखो, कभी भी अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होता है तो व्हाट्स योर इंपॉर्टेंट एक्शन, दैट इज यू हैव टू विथहोल्ड द ड्रग्स। ऐसा नहीं है कि आपको टॉक्सिसिटी दिख रही है ना आप दवाइयां देते जा रहे हो, नो। जब भी आपको टॉक्सिसिटी दिखे, आपको क्या करना है, यू हैव टू विथहोल्ड द ड्रग्स एंड इमीडिएटली यू हैव टू इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, दैट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन होना चाहिए इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है ना। सो देखो, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, सीज येलो ग्रीन हेलुसिनेशन, पल्स भी 52 है ना। सो ये मतलब सब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो रखी है, एंड ऑलरेडी
टॉक्सिसिटी हो रखी है ऑलरेडी, पल्स 52 है ना, आप फिर से डिजॉक्सिन दोगे, क्या करोगे आप? व्हाट शुड नर्स डू फर्स्ट? एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक्स, बिल्कुल गलत। यहाँ पे पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से, तो यहाँ पे एंटी एमेटिक देने का कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। विथ होल्ड डिजॉक्सिन एंड इन्फॉर्म टू डॉक्टर, यस, विथ होल्ड डिजॉक्सिन एंड इन्फॉर्म टू डॉक्टर एसेप as soon as possible, that is your first priority, ठीक है। encourage oral fluid, that is also not use, and check BP, yes BP तो चेक करेंगे, बट द फर्स्ट हमें क्या करना है, we have to withhold the drug, we have to withhold the digoxin drugs and then inform to the doctor, that's our first priority, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो देखो अब बहुत कम टाइम बचे हैं, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3.5 month बचे हैं। सो प्लीज अब आप फोकस करो अच्छे से रिवीजन पे, एज मच एज पॉसिबल आप एमसीक्यू प्रैक्टिस पर फोकस करो, ठीक है। सो क्योंकि अब ये जो फेस है ना, उसमें आपको रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस पर फोकस करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आई होप 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, 70% तो कर ही लिया होगा। तो न्यू चीजें पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन प्लस, क्योंकि पुराना भूलना नहीं है, जब पुराना भूल जाओगे तो पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। सो पुराना भूलना नहीं है, इसलिए रिवीजन करते रहना है, प्लस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बेसिकली जो एग्जाम है डेट इज एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें बेसिकली हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आने हैं, तो वो जो एबिलिटी है वो अभी से ही डेवलप करनी है, ठीक है। सो प्लीज सॉल्व एज मच एज पॉसिबल एमसीक्यू, जितना हो सके उतना सॉल्व करो, ठीक है। सो दैट्स इट। कमिंग टू 6th क्वेश्चन, दैट इज which sign is most specific to right side heart failure? तो देखो मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा तो सिम्टम्स किससे रिलेटेड होगा, लंग कंजेशन से रिलेटेड होगा। लंग कंजेशन से रिलेटेड होगा जैसे कि डिस्पनिया हो गया, क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कम होगा, पिंक फ्लोडिस्पुटम होगा, है ना, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन होगा, ठीक है, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया होगा। सो ये सारे सिम्टम्स होंगे, टेकिपनिया होगा, ठीक है। बट अगर राइट साइड हार्ट फेलियर है तो क्या होगा, राइट साइड हार्ट फेलियर है तो मतलब कि सिस्टमिक कंजेशन हो रहा है ना, मतलब कि सिस्टमिक में फ्लूइड भर रहा है, तो क्या होगा, एडिमा होगा, ठीक है ना, एडिमा हो गया, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन होगा, ठीक है, असाइटिस होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, हिपेटोमेगैली होगा, ठीक है ना, एसाइटिस होगा जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, नोजिया वोमिटिंग सा लगेगा, भूख नहीं लगेगी, एब्डोमिनल पेन होगा, है ना। सो ये सारे सिम्टम्स आपको राइट साइड हार्ट फेलियर में दिखता है। तो उन्होंने बोला है कि विच साइन इज मोस्ट स्पेसिफिक टू राइट साइड हार्ट फेलियर, इज इट पल्मोनरी क्रैकल्स? पल्मोनरी क्रैकल्स बेसिकली पल्मोनरी एडिमा में दिखता है, एंड जो कहाँ दिखेगा आपको, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में। सो इट इज रॉन्ग। बी क्या बोला, ऑर्थोपनिया, जैसे ही पेशेंट लेटेगा उसको डिस्पनिया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लंग कंजेशन, दैट इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में। सो ये भी गलत हो गया। पेरिफेरल एडिमा, यस, पेरिफेरल एडिमा कहाँ होगा, हमारे राइट साइड हार्ट फेलियर में होगा। डी क्या बोला है, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। सो आंसर क्या होगा, सी, वेरी सिंपल, ठीक है ना। एंड दिस हार्ट फेलियर ना सच्ची में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज से पूछ लेते हैं, आइदर इट्स मैनेजमेंट से, साइन एंड सिम्टम से, इसके मैकेनिज्म से, कुछ से भी पूछ लेते हैं। तो हार्ट फेलियर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपने हार्ट फेलियर नहीं पढ़ रखा है तो यू कैन स्टडी विथ मी, मैंने ऑलरेडी इस पे लेक्चर बना रखा है, यू हैव टू गो इन माय प्लेलिस्ट दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसमें आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में जाना है, तो उसमें आपको हार्ट फेलियर दिख जाएगा। एंड प्लीज हार्ट फेलियर पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस। हार्ट फेलियर हो गया, ईसीजी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमआई हो गया, सीएडी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे, ठीक है। कमिंग टू 7th क्वेश्चन, why high Fowler's position preferred in acute left ventricular failure, ठीक है। मतलब कि देखो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मींस कि लंग कंजेशन है ना, लंग कंजेशन, और यू कैन अंडरस्टैंड कि पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। सो इन दैट पेशेंट हम पेशेंट को, हमने क्या बोला था कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हमें पेशेंट को हाई फॉलर पोजिशन देते हैं, हाई फॉलर देते हैं पेशेंट को, हाई फॉलर पोजिशन देते हैं, दैट इज लाइक दिस, हाई फॉलर, एंड लेग डेंगलिंग करते हैं, जो लेग है ना वो नीचे की तरफ ऐसे लटकता है, डेंगल होता है। सो दैट इज हाई फॉलर विथ लेग डेंगलिंग पोजीशन पेशेंट को हम देते हैं, ठीक है ना। क्यों देते हैं, क्योंकि देखो अगर आप लेग पेशेंट को हाई फॉलर दोगे तो सबसे पहले जो लंग्स है वो थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, तो सांस लेने में थोड़ा ईज होगा पेशेंट को। सेकेंड थिंग, लेग डेंगल करने से क्या होगा, जो वीनस रिटर्न है ना वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम ब्लड हार्ट को जाएगा, कम ब्लड
हार्ट को जाएगा, कम ब्लड लंग्स को जाएगा, तो अगेन क्या होगा, जो ईज ऑफ ब्रेथ है वो थोड़ा सा पेशेंट को इजी होगा, ठीक है ना, जो ब्रेथ करने में इजीनेस होगा पेशेंट को, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या करता है, ये वीनस रिटर्न को कम करता है, कम ब्लड हार्ट को जाएगा, है ना। सो जो हार्ट का जो वर्कलोड है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला कि वाई हाई फॉलोअर्स पोजीशन प्रेफर्ड इन एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इम्प्रूव रीनल परफ्यूजन, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट रीनल परफ्यूजन तो और डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि वीनस, हमने हाई फॉलोअर पोजीशन दिया, वीनस रिटर्न कम हो रहा है, तो कम ब्लड हार्ट को जा रहा है, कम ब्लड हार्ट को जा रहा है, तो ऑफकोर्स जो कार्डियक आउटपुट भी है वो भी कम आएगा, तो कम ब्लड, कम कार्डियक आउटपुट होगा तो कम ब्लड जो हमारा रीनल सिस्टम को जाएगा, तो रीनल हाइपोपरफ्यूजन इवन होगा, हाइपर नहीं होगा, ठीक है ना। सो रीनल परफ्यूजन और डिक्रीज होगा, इंप्रूव नहीं होगा, सो इट इज गलत हो गया। बी क्या है, रिड्यूस वीनस रिटर्न एंड लंग कंजेशन, एग्जैक्टली हम इसी के लिए दे रहे हैं कि वीनस रिटर्न कम होगा और लंग कंजेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। सी इन्होंने क्या बोला, इनहांस ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो बेसिकली पोजीशन इज नॉट एज मच लाइक स्पेसिफिक है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में, है ना। ड्रग के एब्जॉर्प्शन में पोजीशन का इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। डी क्या है, प्रिवेंट हाइपोटेंशन। सो इवन आप हाई फॉलोअर पोजीशन देने से पेशेंट को हाइपोटेंशन और होगा, इट इज नॉट लाइक कि डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑफकोर्स वीनस रिटर्न कम हो रहा है, सो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, सो जो हाइपोटेंशन है और ज्यादा बढ़ेगा, नॉट डिक्रीज होगा, प्रिवेंट नहीं करेंगे, सो ये भी क्या है, गलत है। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Coming to the eighth question, that is, a patient with congestive heart failure suddenly becomes restless, suddenly restless हो जाता है, anxious हो जाता है, tachycardic हो जाता है, SpO2 drops to 85%, what is priority nursing intervention? So congestive heart failure का patient है and वो restless हो रहा है, anxious हो रहा है, tachycardia हो रहा है, saturation drop हो रहा है, मतलब कि lung congestion हो रहा है उसको बेसिकली, है ना। सो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट IV फ्लूइड्स। तो देखो पेशेंट को ऑलरेडी वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ऑलरेडी उसको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब कंजेशन तो हो रहा है ना, लंग कंजेशन हो रहा है या फिर सिस्टमिक कंजेशन हो रहा है, वट एवर द रीजन, बेसिकली इस इन दैट केस आप और ज्यादा फ्लूइड देकर उसको आप और ज्यादा वॉल्यूम ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि और फ्लूइड दिया और ओवरलोड होगा, और ज्यादा ये सिम्टम्स दिखेंगे। सो IV फ्लूइड स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं है, सो ये गलत हो गया। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ठीक है करेंगे ये, आगे देखते हैं सी क्या बोला है। एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स, यस डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, पेशेंट को कंजेशन होता है तो हमें एक्सेस फ्लूइड को है एलिमिनेट करना होता है, बट उन्होंने प्रायोरिटी पूछा, तो प्रायोरिटी कौन सा हम देखते हैं, प्रोवाइड रीएश्योरेंस, तो यस रीएश्योरेंस भी देंगे पेशेंट को, है ना। बट यहाँ पे पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, पेशेंट सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, मतलब पेशेंट को क्या हो रहा है, जो पेशेंट का ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो रहा है ना, हाइपोक्सीमिया हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है, एंग्जियस हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है। सो इन दैट केस हम पेशेंट को क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन देना इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। पेशेंट को हम पोजीशन एंड ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स डॉक्टर बोलेगा तो हम डायूरेटिक्स देंगे, लाइक विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर हम डायूरेटिक्स भी देंगे एंड रीएश्योरेंस भी करेंगे, बट रीएश्योरेंस इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट देन ऑक्सीजन ना। ऑक्सीजन देना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोक्सीमिया में जा रहा है, पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट रेस्टलेस और एंग्जियस हो रहा है। तो इन दैट केस कि आप ऑक्सीजन ना देके पेशेंट को रीएश्योर करो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट आपको क्या देना है, ऑक्सीजन देना है। सो ऑक्सीजन देना इज फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ कंजेस्टिव, मतलब आपको ये चीजें समझ में आई ना, इस तरीके का ही बेसिकली एग्जाम में आता है, जो कि लोगों को गलत हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि जो प्रायोरिटी होती है सिनेरियो बेस्ड होता है वो हमसे गलत हो जाता है, वो इसलिए गलत हो जाता है। वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल होते हैं प्रायोरिटी और जो हमारा सिनेरियो होता है, कि जस्ट सीन दे देते हैं, आपको एज्यूम करना होता है। मतलब बेसिकली जो नॉर्सेट है ना, दैट इज ऑल अबाउट कि आपको प्रिपेयर करे कि जब आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर बन के आएंगे तो आपके सामने सिनेरियो होगा, आपके सामने पेशेंट को ये प्रॉब्लम होगा, तो आप किस तरीके से एक्ट करेंगे। वो एक्ट करना, वो एक्शन जो होगा वो आपको अभी से ही चेक करे, कि एग्जाम में ही वो चेक कर रहे हैं कि वो किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। सो इस तरीके के एमसीक्यू आते हैं। सो अगर आप इस तरीके के एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो बहुत इजी आपको ये लगेगा, ठीक है ना। सो बहुत सिंपल था। IV फ्लूइड तो देना ही नहीं, बिल्कुल ही गलत है। ऑक्सीजन दे सकते हैं, डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, पेशेंट को रीएश्योर भी कर सकते हैं, बट पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, हाइपोक्सीमिया में जा रहा है, तो ऑक्सीजन देना इज मोर प्रायोरिटी, है ना। ABC आपने सुना है ना, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। सो ब्रीदिंग सैचुरेशन कम हो रहा है तो आप
ऑफ कोर्स आप पहले ऑक्सीजन दोगे, एंड ऑफ कोर्स डायूरेटिक्स तो आप खुद से नहीं दे सकते ना जब तक डॉक्टर ना बोले, ठीक है ना। सो डायूरेटिक्स आपका थर्ड फोर्थ पे आएगा, पहले ऑक्सीजन देना इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रीएश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है, बट रीएश्योरेंस से पहले आपको ऑक्सीजन देना है ना, क्योंकि बेसिकली जो पेशेंट एंग्सियस हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है। तो आप पहले कॉज को ट्रीट करेंगे ना, तब पेशेंट को रीएश्योर करेंगे कि ठीक है आप सही हो जाएंगे, हमने आपको इंटरवेंशन दे दी, हम आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप धीरे धीरे सही हो जाएंगे। तब आप रीएश्योर करेंगे तो पेशेंट को भी अच्छा लगेगा एंड पेशेंट इंप्रूव भी होगा। बट मतलब ऑक्सीजन देने के बजाय आप पेशेंट को रीएश्योर करने लगे, नहीं आप ठीक हो जाओगे, अच्छे से सांस लो, सो दैट्स नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑन डायूरेटिक्स, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, डायूरेटिक्स पे है, हैज डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ठीक है, डायूरेटिक्स पे है, सो उसका जो यूरिन आउटपुट है ना वो डिक्रीज होने लगा है, एंड जो सीरम क्रिएटिनिन है वो इंक्रीज होने लगा है, मतलब कि पेशेंट का रीनल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखा है, मे बी एक्यूट किडनी इंजरी होने लगा हो, कुछ होने लगा हो ना। सो व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, डायूरेटिक्स पे है, सो आउटपुट अच्छे से आना चाहिए, इनफैक्ट ज्यादा आना चाहिए, बट आउटपुट कम होने लगा है, एंड साथ ही साथ एक और चीज क्या होने लगा है कि सीरम क्रिएटिनिन भी इंक्रीज होने लगा है। इट मींस समथिंग मसला विथ किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, मे बी हाइपोपरफ्यूजन की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो गई हो, कुछ भी हो सकता है ना। सो आप क्या करोगे, व्हाट इज योर प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, आप फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कर दोगे। सो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखो आपको पता नहीं है ना कॉज, लेट सपोज अगर एक्यूट किडनी इंजरी भी हो तो आप बिना पूछे आप ऐसे फ्लूइड को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, वॉल्यूम ओवरलोड का पेशेंट है, तो आप ऐसे फ्लूइड इंक्रीज नहीं कर सकते हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मॉनिटर इनटेक आउटपुट स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्टॉप डायूरेटिक्स इमीडिएटली, इनकरेज पोटेशियम रिच डाइट, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इनकरेज पोटेशियम रिच डाइट, यहाँ पे पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, क्रिएटिनिन इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेशियम से कोई लेना देना नहीं है। पोटेशियम इनफैक्ट हम इंक्रीज वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर किडनी डैमेज हो रखा है तो हम पोटेशियम तो और नहीं दे सकते ना पेशेंट को बिना बिना किसी चीज के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के, तो ये भी गलत है। सो ए और डी बिल्कुल गलत है, तो आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है ना। बट देखो पेशेंट का यूरिन आउटपुट डिक्रीज होने लगा है, कितना डिक्रीज होने लगा है, आप उसको कितना इंटेक दे रहे थे, पेशेंट का इंटेक कितना था एंड कितना आउटपुट हो रहा था। सो प्रॉपर आपके पास असेसमेंट नहीं है ना, सो यू हैव टू डू अ प्रॉपर असेसमेंट। पहले आपको प्रॉपर असेसमेंट करना है कि यस हमने इंटेक पेशेंट को 2 लीटर दिया एंड आउटपुट पेशेंट का 500 ml आया है ना। सो आपके पास एक प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, सो दैट आप प्रॉपर एक्ट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू हैव टू डू अ प्रॉपर इंटेक आउटपुट, स्ट्रिक्टली आपको मेजर करना है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म टू डॉक्टर कि यस कि हमने इतना इंटेक पेशेंट को दिया है एंड पेशेंट का जो आउटपुट आया है दैट इज ऑलमोस्ट दैट इज, है ना, जो भी वॉट एवर इट इज। सो ये बताना है, एंड उसके बाद जो डायूरेटिक्स इमीडिएटली स्टॉप करना है, ये बाद में करना है, वो आप नहीं करेंगे, वो डॉक्टर बताएगा कि यस स्टॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज यू हैव टू मॉनिटर इनटेक आउटपुट स्ट्रिक्टली, है ना, आपको इनटेक आउटपुट स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है। यू हैव टू प्रॉपर असेसमेंट द पेशेंट, प्रॉपर असेसमेंट करना है कि हाँ इतना बेसिकली इनटेक है, पेशेंट का इतना आउटपुट है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो इंटरवेंशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट इन द सेंस कि हमारे टॉपिक मतलब हमारे इसका लास्ट, वैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे एमसीक्यू आपको करने हैं, बहुत सारे करो, मतलब बेसिकली हाँ एक और एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक ले। सो देखो फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, दैट इज द मॉसबी से करो। देखो मैंने क्या बोला है कि फॉर थ्योरी के लिए ना, थ्योरी के लिए आपको कोई भी 1 या 2 मैक्सिमम 2 सोर्स लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। थ्योरी के लिए आपके पास लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, मल्टीपल रिसोर्स अवॉइड करना है, लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए फॉर थ्योरी के लिए। बेसिकली हमें बस अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वी हैव टू नो कि हाँ ये टॉपिक में क्या क्या चीजें होती है, हार्ट फेलियर में राइट में क्या हो रहा है, लेफ्ट में क्या हो रहा है, क्या मैनेजमेंट होता है। आपको बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है कि आपने ये वाला सोर्स से भी पढ़ लिया, आपने वहां से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, नो, यू हैव टू जस्ट कीप लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर योर थ्योरी एग्जाम, ठीक है। बट फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस ट्राई करो कि जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको, तो मौसबी से करो। मौसबी में आपको लाइक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, आपको सिनेरियो प्रायोरिटी पूरा आपको हो जाएगा। प्लस आप पीआर यादव से कर लो, है ना, पीआर यादव से कर लो। प्लस आप क्या बोलते हैं, मिशन ओल्ड पेपर की अभी एक न्यू एडिशन आई है,
मिशन ओल्ड पेपर की एक न्यू एडिशन की बुक आई है, उसमें बेसिकली PYQ है, तो ये सारे करो, ठीक है। ये भी कम नहीं है, इसके बाद भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें वहां से भी करो, तो जितना MCQ कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है ना। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप इतना ये करो, बट यस क्वालिटी वाले करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगी। ऐसा नहीं कि आप बस क्वांटिटी कर रहे हो, एक ही तरीके का MCQ आप 20-30 करे जा रहे हो, सो इससे कोई सेंस नहीं है। क्वालिटी MCQ करो कि जिस टॉपिक से भी कर रहे हो तो उसमें सब कुछ कवर हो जाए, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मॉसबी से कर लो, PR यादव से कर लो, मिशन ओल्ड पेपर की बुक से कर लो, प्लस कोई टेस्ट सीरीज ले लो वहां से कर लो। सो दैट्स योर ओके। कमिंग टू द क्वेश्चन, elevated B type natriuretic peptide, that is BNP in congestive heart failure indicate। सो उन्होंने बोला है कि जो BNP है वो हमारे हार्ट फेलियर में इंक्रीज होता है। जब मैंने आपको हार्ट फेलियर टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि हार्ट फेलियर, जो सिवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर बेसिकली कौन इंडिकेट करता है, BNP। हार्ट फेलियर में BNP का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। सो BNP बेसिकली क्या है, BNP क्या है, डेट इज B टाइप नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। इट इज अ हार्मोन है जो कि बेसिकली जो वेंट्रिकल रिलीज करती है, हार्मोन है वेंट्रिकल्स रिलीज करती है। कब रिलीज करती है, जब वेंट्रिकल पे स्ट्रेच होता है, जब वेंट्रिकल स्ट्रेच करती है, जब वेंट्रिकल्स पे स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन रिलीज होती है, ठीक है ना। जैसे कि लेट्स सपोज वॉल्यूम ओवरलोड हुआ, सो वेंट्रिकल स्ट्रेच करेगी तो ये हार्मोन रिलीज होगी। हार्मोन रिलीज होगी, इट मीन्स कि समथिंग मसला विथ वेंट्रिकल, है ना, क्योंकि वेंट्रिकल स्ट्रेस में है, वेंट्रिकल जो है वो स्ट्रेच कर रही है, स्ट्रेस में है, तो ये हार्मोन रिलीज कर रही है, मतलब कि ये हार्ट फेलियर का मार्कर है ना। सो उन्होंने बोला है कि एलिवेटेड B टाइप इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या इंडिकेट करती है, इम्प्रूव वेंट्रिकुलर फंक्शन। सुनो, इनफैक्ट ये बताती है कि जो वेंट्रिकल जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रखी है, मतलब कि वॉल्यूम ओवरलोड है, सो वेंट्रिकल स्ट्रेच कर रही है, स्ट्रेच करने की वजह से ये हार्मोन रिलीज हो रही है। सो इसका मतलब है कि जो वेंट्रिकल जो है वो स्ट्रेस में है, वेंट्रिकल्स पे कुछ मसला हो रहा है, वेंट्रिकल जो है वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट ये हार्मोन रिलीज हो रही है। सो ये इंप्रूवमेंट नहीं बताती है, बट बल्कि ये बताती है कि जो वेंट्रिकल की जो फंक्शनिंग है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। सो इंप्रूव नहीं है, इनफैक्ट डिक्रीज है। सो ये इज गलत। वेंट्रिकुलर स्ट्रेच ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड, यस। बेसिकली BNP कब रिलीज होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वेंट्रिकल जो है स्ट्रेच हो रही है, ओवर स्ट्रेच हो रखी है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हार्मोन रिलीज होती है, दैट इज BNP, ठीक है। MI, सो MI में इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो BNP रिलीज हो सकती है, बट इट इज नॉट द मार्कर। MI का मार्कर हमारा BNP नहीं है, लाइक हमारा हो गया TROP-T, TROP-I, CK-MB है ना, जो कि हमने MI में ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो सारे मार्कर्स है ऑफ MI। सो ये भी गलत है। रिड्यूस्ड प्रीलोड, सो देखो अगर क्या बोलते हैं BNP रिलीज होगा, इसका मतलब प्रीलोड इंक्रीज हो गया ना, मतलब कि वेंट्रिकल्स में ज्यादा वॉल्यूम है तो मतलब प्रीलोड ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट ये हार्मोन रिलीज हो रही है। सो अगेन ये रिड्यूस प्रीलोड तो नहीं है। सो आंसर क्या होगा, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये जो MCQ है इतने समझ में आए होंगे। सो हमने बस 10 MCQ किया है रिलेटेड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो हम यही डिसाइड किया है कि हम ना एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, 1 या 2 टॉपिक, एंड उससे रिलेटेड सारे MCQ सॉल्व करेंगे फॉर नाउ। बट फिर एग्जाम से लाइक 1 महीने पहले हम बेसिकली लाइक पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे एक साथ, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज सीरियस होके विथ एक्टिव के साथ अब पढ़ो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, अपना 100% दो। ऐसा मत सोचो कि थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं, जो भी करो 100% दे के एक बार में खत्म करने की कोशिश क्या करो, है ना। बार बार पढ़ने से बेटर है, बार बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से बेटर है कि एक बार अपना 100% दे दो। तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, हो सके तो सोशल मीडियाज को अपने फोन से हटा दो, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, है ना, जो भी शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो उसको थोड़ा अवॉइड कर दो। जिस दिन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप खूब चला लेना, खूब देख लेना, चलेगा। बट अभी के लिए ये सारी चीजें, ये जो भी मोह माया है अभी के लिए छोड़ दो, बाद में मजे कर लेना, ठीक है। सो अभी के लिए मोह माया छोड़ दो, सीरियस होके पढ़ो, बहुत सारा रिवीजन करो, बहुत सारा MCQ प्रैक्टिस करो, उसको एनालाइज